तो हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्विकली अगर हम लोग अपने प्रीवियस सेशन को रिकॉल करें, उसको रिवाइज करें, तो हमारे प्रीवियस सेशन में वी डिड अ क्वेश्चन ऑन IAS 38। IAS 38 का हमने एक बड़ा अच्छा सवाल देखा जिसमें एक्सचेंज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया था। उस कॉन्सेप्ट में हमने क्या समझा, हम लोगों ने ये बात समझी कि हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स को इन सच केसेस मेजर करेंगे फेयर वैल्यू पे, अनलेस फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली एंड द ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। ये दो चीजें हम लोगों ने समझी। फिर हम लोगों ने ये समझा कि अगर एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन आपके कैश फ्लोज चेंज हो रहे हैं, आपका रिस्क फैक्टर चेंज हो रहा है, इट वुड मीन दैट कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट एंड अकॉर्डिंगली आप उस ट्रांजैक्शन को मेजर करेंगे एट फेयर वैल्यू। इन द गिवन सिनेरियो, जो एग्जामिनर ने सिनेरियो दिया था उसमें हमारे कैश फ्लोज भी चेंज हो रहे थे और हमारा रिस्क प्रोफाइल भी चेंज हो रहा था, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता था। अकॉर्डिंगली हम लोगों ने ये कहा दैट द ट्रांजैक्शन शुड बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। सबसे पहली प्रेफरेंस मिलेगी फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप। अगर वो मेजर नहीं की जा सकती तो हम लोग किस पे मेजर करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एक्वायर्ड। ये क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने IAS 19 डिस्कस किया। IAS 19 को हम लोगों ने स्टार्ट किया। IAS 19 को हमने बड़ा क्विकली देखा, रिवाइज किया। हम लोगों ने IAS 19 में सबसे पहले शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंसेस की बात की, उसके बाद हम लोगों ने प्रॉफिट बोनस शेयरिंग प्लान्स जो हैं उनके ऊपर डिस्कशन की। वंस वी डिस्कस दैट, फिर हम लोग पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पे आ गए। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के ऊपर हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कशन की। हम लोगों ने ये बात समझी कि किस तरह से कुछ केसेस में एम्प्लॉयर जो अपना बेनिफिट दे रहा होता है, किस तरह से एम्प्लॉयर इन सम केसेस बेनिफिट दे रहा होता है या बेनिफिट का वादा कर रहा होता है, एंड इन अदर केसेस एक कंट्रीब्यूशन का या एक लमसम पेमेंट का वादा कर रहा होता है। दोनों में हम लोगों ने डिफरेंसेस देखे इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एक्चुरियल रिस्क। हम लोगों ने बात की अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान एंड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, और फिर हम लोगों ने ये देखा कि आखिर इनकी अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टॉप किया था कहां पे, एट डिफाइंड कंट्रीब्यूशन एंड डिफाइंड बेनिफिट प्लान। आज की क्लास में हमें क्या स्टार्ट करना था, आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना था अदर एम्प्लॉय बेनिफिट्स। अदर एम्प्लॉय बेनिफिट्स हमें डिस्कस करना था। देखो, अगर मैं बात करूं बेनिफिट्स की, तो मैं इससे पहले कौन से दो बेनिफिट्स के ऊपर डिस्कशन कर चुका हूं, शॉर्ट टर्म और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। ये जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स थे, इनकी डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन बताई थी ना मैंने इनकी। सर, ये वो बेनिफिट्स थे जिनकी पेमेंट विद इन 12 मंथ्स हो रही है। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट कौन से बेनिफिट्स थे, जिनकी पेमेंट या जिनमें बेनिफिट कब दिया जा रहा है, आफ्टर रिटायरमेंट। ये बेनिफिट, अदर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, वो बेनिफिट्स हैं जिनकी पेमेंट आफ्टर 12 मंथ्स होती है। अब ये वाली कैटेगरी तुम देखो, ये वाली जो कैटेगरी है बेनिफिट्स की, ये ना यहां पे कवर हो रही है, ये ना यहां पे कवर हो रही है। सो दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बेनिफिट्स जिसकी पेमेंट आफ्टर 12 मंथ्स हो रही होती है। आफ्टर 12 मंथ्स हम लोग काउंट करना कहां से स्टार्ट करेंगे, आफ्टर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड in which service was provided by the employee। हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने यह समझ लिया कि आखिर किस तरह से अदर एम्प्लॉय बेनिफिट्स इन दो कैटेगरीज से मुख्तलिफ हैं, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ अदर एम्प्लॉय बेनिफिट्स? फॉर एग्जांपल,
sabbatical leave, फॉर एग्जाम्पल कोई आपका एम्प्लॉय इंजर हुआ, उसके अगेंस्ट आपने जो उसे कंपनसेशन दी है, वो फीमेल एम्प्लॉयज को अगर आपकी कंपनी मैटरनिटी लीव्स देती हैं, वो यहां पे फॉल करती हैं। अगर आपने अपने एम्प्लॉय से ये कहा हुआ है कि हम आपको स्टडी लीव्स देंगे, तो वो भी यहां पे फॉल करती है। अब इन केसेस में, ये जो केसेस हैं, इन केसेस में आखिर अकाउंटिंग किस तरह से की जाए? अकाउंटिंग आखिर मैं किस तरह करूं, ये एक सवालिया निशान है। देखो स्टैंडर्ड ये कहता है कि जो पेमेंट विद इन 12 मंथ्स है उसमें अनसर्टेनिटी कम है, उसमें अनसर्टेनिटी क्या है? कम है। और क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी कम है तुम वैल्यू ड्राइव कर सकते हो, वैल्यू कैन बी डिटरमिन्ड। लेकिन इन केसेस जहां पे पेमेंट्स हो रही होंगी आफ्टर 12 मंथ्स, फॉर एग्जांपल यहां पे पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट्स वाले केस में, पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट्स वाले केस में या अदर एम्प्लॉय बेनिफिट्स के केस में पेमेंट कब हो रही है? इन दोनों केसेस पेमेंट हो रही है आफ्टर 12 मंथ्स, यहां पे आफ्टर रिटायरमेंट और यहां पे आफ्टर 12 मंथ्स। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि इन दोनों केसेस में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, इन दोनों केसेस में अनसर्टेनिटी है बहुत ज्यादा। और क्योंकि यहां पे अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, हमें एक डिफरेंट मेथड पे लगाना होगा, हमें एक डिफरेंट मेथड लगाना होगा। वो जो डिफरेंट मेथड है उसमें हम क्या कर रहे होंगे? उसमें हम वही कर रहे होंगे जो हमने यहां पे किया, जो हम लोगों ने यहां पे किया। हम लोग यहां पे प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे होंगे, हम लोग यहां पे प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे होंगे उन बेनिफिट्स की जो एम्प्लॉय को दिए जाएंगे। अब ऑब्वियसली क्योंकि ये बेनिफिट एम्प्लॉय को तुम कब दे रहे हो? आफ्टर 12 मंथ्स दे रहे हो, ये अनसर्टेन होंगे। तो ये बेनिफिट्स कौन से हैं? मैं यहां पे ये बात लिख देता हूं, ये बेनिफिट्स अनसर्टेन होंगे। तुम जो सैबैटिकल लीव को आज वैल्यू दे रहे हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसकी वैल्यू वो ना हो जो तुमने ड्राइव की हो, जो तुमने एस्टिमेट की हो। अकॉर्डिंगली देयर इज अ डिफरेंस। स्टैंडर्ड आपको कहता है जब मेरे पास यहां पे डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स में डिफरेंसेस आते थे बिटवीन द एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल अमाउंट, मैं उसको क्या कहता था? रीमेजरमेंट गेन और लॉस। रीमेजरमेंट गेन और लॉस में कहां से रूट करता था? OCI। स्टैंडर्ड आपको कहता है द ओनली डिफरेंस इज कि यहां पे जो भी रीमेजरमेंट यहां पे भी होगी क्योंकि अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, लेकिन यहां पे रीमेजरमेंट का जो इंपैक्ट होगा वो कहां से लेके जाओगे? PNL से लेके जाओगे। इन शॉर्ट आसान अल्फाज में बात करूं तो अदर एम्प्लॉय बेनिफिट्स का ट्रीटमेंट एग्जैक्टली वही है जो कि डिफाइंड बेनिफिट प्लान का है, विथ ओनली वन एक्सेप्शन कि जो भी आपका रीमेजरमेंट है, रीमेजरमेंट का इंपैक्ट कहां से जाएगा? PNL से रूट होगा। सिर्फ ये एक एक्सेप्शन है, ये बात हमें याद रखनी है। अगर हम लोग क्विकली प्रेजेंटेशन को भी देखें तो प्रेजेंटेशन में भी यही बात लिखी हुई है। Employee benefits other than post-retirement benefit and termination benefit which do not fall wholly within 12 months after the end of the reporting period in which the employee render the service। यही बात हम लोगों ने यहाँ पे लिखी। Example of long-term employee benefits include long-term disability benefit, ये जो injury payment हम लोगों ने लिखी for example, and paid sabbatical leaves। Accounting
Although such long-term benefits have many attributes of a defined benefit pension plan, they are not subject to same level of uncertainties. Uncertainty है, लेकिन यहाँ पे uncertainty ज्यादा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड बहुत लंबा है. टाइम पीरियड इज एक्सट्रीमली लॉन्ग इन कंपैरिजन टू ओवर हियर, जहां पे टाइम पीरियड जो इन्वॉल्व है वो रिलेटिवली कम है. They are not subject to same level of uncertainty. Furthermore, the introduction of such benefit or changes to these benefit rarely cause a material amount of past service cost. As a consequence, the accounting treatment adopted is a simplified version for that of a defined benefit plan. The only difference is that all actuarial gains and losses are recognized immediately in P&L. यही बात हम लोगों ने डिस्कस भी की. The next type of benefits which are covered under IAS 19 are termination benefits. Termination benefits कौन से benefits थे? जो एम्प्लॉय को जब आप टर्मिनेट करते हैं, जब निकालते हैं, तब आप पे करते हैं. इसकी एक झलक हम लोगों ने IAS 37 में भी देखी थी, रिडंडेंसी पेमेंट्स के नाम से. आप लोग ये कॉपी कर लें, उसके बाद हम लोग टर्मिनेशन बेनिफिट्स को डिस्कस करते हैं. सो टर्मिनेशन बेनिफिट्स, employee benefits payable on termination of employment through voluntary redundancy or as a result of a decision made by employer. कभी कभार क्या होता है, एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉय को एक ऑफर देते हैं कि यार हम लोग गोल्डन शेक हैंड की स्कीम ला रहे हैं एंड इफ यू वांट तो आप वॉलंटरली उसको अडॉप्ट कर लो और आपकी जो भी पेमेंट बनती है आप वो हमसे ले लें. एंड इन अदर केसेस, फॉर एग्जांपल जिस तरह पाकिस्तान स्टील मिल्स का हुआ कि पाकिस्तान ऑफ स्टील मिल बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट बंद कर दी गई और सारे एम्प्लॉइज को ये कहा गया कि आप फारिग हैं आज से और आपकी जितनी भी अमाउंट बनती है आपको वो अमाउंट दे दी जाएगी. तो रिडंडेंसी कैन बी वॉलंटरी इन नेचर एंड इट कैन बी फोर्स्ड इन नेचर एज वेल, और एज अ रिजल्ट ऑफ डिसीजन मेड बाय द एम्प्लॉयर टू टर्मिनेट एम्प्लॉयमेंट बिफोर द नॉर्मल रिटायरमेंट डेट. अकाउंटिंग किस तरह से करेंगे? वेयर वॉलंटरी रिडंडेंसी हैज बीन ऑफर्ड, the entity should measure the benefits based on an expected level of take-up. कैसे करेंगे? If however there is uncertainty about the number of employees which will accept the offer, voluntary cases में हमेशा uncertainty होगी. उस केस में क्या होगा? And a best estimate cannot be made, then there may be a contingent liability requiring disclosure under IAS 37. In cases जहां पे कंपनीज एस्टिमेट कर सकती होंगी दो चीजें, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड सेकेंडली कि कितनी पेमेंट की जाएगी इन एम्प्लॉइज को, उस केस में कंपनी क्या करेगी? कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन रिकॉग्नाइज करेगी. रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन कब रिकॉग्नाइज किया जाता है? जब दो कंडीशंस फुलफिल हो जाएं. कौन सी दो कंडीशंस? बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया हो डिसीजन का, या प्लान को बोर्ड ने अप्रूव कर दिया हो और वो प्लान कम्युनिकेट कर दिया गया हो टू द इफेक्टेड पार्टीज. इफ बोथ ऑफ दीज कंडीशंस आर मेट, फिर क्या होगा? प्रोविजन रिकॉग्नाइज करना होगा. अमाउंट डिटरमिन कर सकते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग की कंडीशंस मीट हो गई, प्रोविजन बुक करें अब रीस्ट्रक्चरिंग का. An entity should recognize a termination benefit when it has made a firm commitment to end the employment. Firm commitment कब होगी? जब conditions fulfill हो गई. Such a commitment will exist where, for example, the entity has a detailed formal plan for termination and it cannot realistically withdraw from that commitment. कब होगा ये केस? जब आपने affected parties को communicate कर दिया कि आप employees हैं, आप 15-20 एम्प्लॉइज है जिनको हम लोग फारिग कर रहे होंगे, या ये वो डिवीजन है जिसको हम लोग बंद कर रहे होंगे और इससे रिलेटेड सारे एम्प्लॉइज को फारिग कर दिया जाएगा. वेयर टर्मिनेशन बेनिफिट्स फॉल ड्यू मोर देन 12 months आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, दे शुड बी डिस्काउंटेड. जिस तरह से हम लोग हमेशा करते हैं कि जो बेनिफिट्स आफ्टर 12 months पे हो रहे हैं उनको हम लोग क्या करते हैं? डिस्काउंट करते हैं, उनकी प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन करते हैं. यहां पे भी हम लोग वही काम करेंगे. टर्मिनेशन बेनिफिट अ रिलेटिवली इजी एरिया. बस ये बात याद रखनी है कि इसको हम लोग मेजर करते हैं एज पर IAS 37 और इसका रिकग्निशन भी होता है एज पर IAS 37. कौन से उसूल अप्लाई होते हैं, कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई होता है? रीस्ट्रक्चरिंग के प्रिंसिपल्स, क्राइटेरिया और उसूल अप्लाई होते हैं इन सच केसेस. यहां पे हमारा IAS 19 कंप्लीट हो जाता है, थ्योरेटिकल एरिया उसका कंप्लीट हो जाता है. वी विल नाउ लुक एट पास्ट पेपर्स. पास्ट पेपर्स हिस्टोरिकली ये एरिया, ये स्टैंडर्ड 4 मरतबा एटलीस्ट टेस्ट हो चुका है.
सो एग्जामिनर का वंस अगेन वन ऑफ द फेवरेट एरियाज. अकॉर्डिंगली व्हाट वी विल डू इज कि हम लोग कंसिडरेबल टाइम लगाएंगे इनके ऊपर. कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे दूंगा कि आप लोग खुद करेंगे. सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज फ्रॉम विंटर 2017 अटेम्प्ट. सब लोग अपने पास विंटर 2017 अटेम्प्ट खोलें. मैं भी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ. So here we are on winter 2017 attempt. सबसे पहले जिस तरह से हम लोग करते हैं, we will go through the question first. क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे, थोड़ा बर्ड्स आई व्यू लेवल पे उसको समझने की कोशिश करेंगे, प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स बनाने की कोशिश करेंगे. एंड वंस वी हैव डन दैट, देन व्हाट वी विल डू इज कि आपको कुछ टाइम देंगे, यू विल मेक बुलेट पॉइंट्स एंड देन वी विल डीब्रीफ टुगेदर. क्वेश्चन 2 को हम लोग देख रहे हैं. सो क्वेश्चन टू की अगर हम लोग रिक्वायरमेंट्स को देखें तो सबसे पहले हमें एग्जामिनर क्या कह रहा है, दैट यू हैव टू प्रिपेयर अ नोट फॉर द फाइनेंस डायरेक्टर. पहले भी हम लोगों ने ये बात की थी कि फाइनेंस डायरेक्टर के लिए नोट बनाना ऑडिटर की जिम्मेदारी है, ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है. तो अकॉर्डिंगली यहां पे हमें इस रिक्वायरमेंट से ये हिंट मिल रही है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस नहीं हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस हूं या इन एम्प्लॉयमेंट हूं. अकॉर्डिंगली अब मेरा आंसर जो होगा वो ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से नहीं होगा, अकाउंटेंट के पर्सपेक्टिव से होगा. एक्सप्लेन द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनी इश्यूज आइडेंटिफाइड इन रिव्यूइंग द वर्किंग पेपर्स. उसके बाद वी हैव टू कैलकुलेट द एडजस्टेड प्रॉफिट एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस. अभी हम लोग सिर्फ रोमन 1 को देख रहे हैं. लेट्स रीड आउट द बैकग्राउंड नाउ. EAF Limited is a listed company that specializes in research and development within the pharmaceutical industry. It also has a large healthcare division that produces certain drugs. You are chartered accountant and work as a newly appointed financial controller. तो यहाँ से ये बात confirm भी हो गई कि मैं chartered accountant in business हूँ, chartered accountant in practice नहीं हूँ. You have recently had a meeting with the finance director who is also a chartered accountant, and summary of this meeting is provided in Appendix 1. The draft financial statements for the year ended 30th November 2017. So this is my year end. Were prepared prior to the commencement of your employment by a junior member of the finance team. And he has given you his working papers with some outstanding issues in Appendix 2. Details of share issues and convertible debentures are also provided in Appendix 3. हमारे लिए अभी Appendix 3 relevant नहीं है. The only appendix relevant for us are 1 and 2. अपेंडिक्स 1 को अगर हम लोग देखें तो हमें नोट्स फ्रॉम मीटिंग विद फाइनेंस डायरेक्टर दिए हुए हैं. आई मेट विद द फाइनेंस डायरेक्टर एंड ही वेलकम्ड मी टू माय न्यू रोल एंड आउटलाइंड द करंट पोजीशन विद द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ EAF. He said the financial statements have already been drafted by a member of your team and I am concerned that there are some outstanding issues that need to be addressed before the financial statements can be finalized. The finance director also outlined the details of profit related pay scheme that EAF operates. Appendix 2. अब Appendix 2 में मेरे पास वर्किंग पेपर्स हैं जो कि जूनियर ने मुझे प्रोवाइड किए हैं. अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट जो इसका पॉइंट है, फर्स्ट जो इशू है उसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. क्रॉनिक लंग कंडीशन, इसके बारे में हम लोगों ने बात ऑलरेडी की थी. नाउ वी आर लुकिंग एट 3 and 4. 3 and 4 हम लोग इनको देख रहे हैं. Within accruals, there was an existing balance of 11 million that was labeled as relating to holiday pay. I was unsure how this was calculated, so I have not adjusted the balance. मतलब 11 million के 11 million का balance आ रहा है. I did receive the following details from the payroll department that I think relate to this. As per last year, the holiday year for EAF is the same as financial year and employees are entitled to carry forward any unused holiday entitlement. At the year end, we employed 1,400 members of staff and they each have an average of 5 days of unused holiday entitlement.
Based on last year's figures, 3% of the staff leave without taking their holiday entitlement, and there are 240 days in the year. The total annual salary cost was 800 million. एक केस आपको ये दिया हुआ है. दूसरा केस, EAF operates 2 pension schemes and I am unfamiliar with how to account for them, so I have not prepared any accounting entries. क्योंकि जूनियर बंदा है, मे बी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ना हो, मे बी कोई BBA हो और उसको IAS 19 की कोई नॉलेज नहीं है, तो वो कह रहा है कि ये इस मैटर को मैंने टैकल नहीं किया, हैंडल नहीं किया, इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज मैंने नहीं की. आप क्वालिफाइड बंदे हैं, आप बताएं कि इसका आखिर क्या करें. However, I have been provided with the following information. We operated 2 schemes. EAF 2008 scheme and then a second scheme that was established in 2015. In EAF 2008 scheme, employees and employers make contributions and employees' pension is based on years of service and final salary. In the EAF 2015 scheme, the company pays an agreed percentage of salary directly into the pension scheme on behalf of staff. On retirement, staff can use their fund to purchase an annuity. We had an opening present value of defined benefits obligation of 900 million and opening fair value of plan assets of 800 million in relation to 2008 scheme. During the year, the following occurred: current service cost, pension benefits paid, payment to EAF 2015 scheme, present value of obligation at 30th November 2017, which is closing, fair value of plan assets at 30th November 2017, once again closing, yield on high quality corporate bonds opening और closing आपको दिया है. I have recorded the contributions to the 2008 scheme during the year of 160 million as an expense in P&L. The payment to the EAF 2015 scheme represents employees who left 2008 scheme and moved to 2015 scheme, and the actuary calculated that the corresponding reduction in liability was 11 million. I also know that the directors have mentioned that they are expecting to make reduced contributions to the scheme in next few years. During the year, we contributed 26 million to the EAF 2015 scheme, and I have recorded this as an expense. बड़ा घुमा फिरा के उसने आपको सिनेरियो दिया है और सिनेरियो में उसने एक स्कीम के बारे में भी बात नहीं की, उसने 2 स्कीम्स के बारे में बात की है और एक स्कीम से दूसरी स्कीम में ट्रांसफर भी हो रहे हैं एम्प्लॉइज. सो वेरी टेक्निकल सिनेरियो. हमें क्या करना है, हमें दोनों पार्ट्स सॉल्व करने हैं. वील स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट पार्ट, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से थर्ड इशू है. हम लोग थर्ड इशू को पहले देखेंगे, देन वी विल लुक एट द फोर्थ इशू. थर्ड इशू को देखते हुए व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना है. आप लोगों के पास 10 मिनट है. 10 मिनट में आप इसके बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे एंड देन वी विल डीब्रीफ. ओके जी, तो हम लोग विंटर 2017 का क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्वायरमेंट ए और उसका रोमन 1. हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज हाईलाइट करने हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ फाइनेंशियल कंट्रोलर. थर्ड जो हमें सिनेरियो दिया गया है उसमें वी हैव बीन टोल्ड अबाउट हॉलीडे पे, जिसका लास्ट ईयर के फाइनेंशियल्स में अक्रूवल आ रहा था कितने का? 11 मिलियन का. इससे रिलेटेड जो जूनियर है हमारी टीम का जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, वो कह रहा है कि एंट्रीज नहीं बनाई इसने, कोई भी एंट्रीज नॉट मेड. सबसे पहले मुझे ये बताएं
कि क्या इस अमाउंट से रिलेटेड कोई इस साल अक्रूवल बुक होना चाहिए? 2017 में अक्रूवल बुक होना चाहिए? बुक होना चाहिए सर, बिल्कुल अक्रूवल बुक होना चाहिए। अक्रूवल सर बुक होना चाहिए। अच्छा, अक्रूवल किस स्टैंडर्ड के तहत बुक होना चाहिए? IAS 19। IAS 19 में कौन सा एरिया है जो इससे रिलेट करता है? शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंसेस। ये हमें एरिया क्या कहता था कि अगर कोई कंपनसेटेड एब्सेंस है, अगर कोई ऐसा बेनिफिट है जो आप एम्प्लॉय को अगले साल देंगे एंड इट इज पेड और कंपनसेटेड इन नेचर, यू हैव टू बुक अ लायबिलिटी विथ करस्पॉन्डिंग एक्सपेंस। तो मुझे ये बात तो समझ आती है कि सर मुझे लायबिलिटी बुक करनी होगी विद अ करस्पॉन्डिंग एक्सपेंस, या मुझे एक अक्रूवल बुक करना होगा। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इसकी अमाउंट किस तरह से मैं कैलकुलेट करूं, इसकी अमाउंट क्या होनी चाहिए? टोटल नंबर ऑफ डेज हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। टोटल डेज जिसका बेनिफिट मिलेगा एम्प्लॉइज को। हमें इस सवाल में क्या बताया गया है? टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज। हमारे पास सबसे पहले टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं? 1400 एम्प्लॉइज है। हर किसी का अनयूटिलाइज्ड बैलेंस कितना है? 5 डेज, एट एन एवरेज 5 डेज। कितने एम्प्लॉइज यूटिलाइज नहीं करते? 3% यूटिलाइज नहीं करते, विच मीन्स के 97% एम्प्लॉइज यूटिलाइज कर लेंगे। कैलकुलेशन करें जरा। सिक्स सेवन नाइन जीरो। ये 6790 क्या है? ये वो नंबर ऑफ डेज हैं जिनका मुझे बेनिफिट देना होगा अपने एम्प्लॉइज को। दीज आर माई टोटल नंबर ऑफ डेज। अब इसके बाद मुझे बताओ टोटल डेज ऑफ एंटाइटलमेंट, ये क्या देते हैं इसको? टोटल डेज इन ईयर। ये टोटल एम्प्लॉइज के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। कंपनी के पास कितने एम्प्लॉइज हैं? 1400। और वर्किंग डेज कितने हैं हमारे पास? 240। जरा मल्टीप्लाई करें। 3,3,6,000। ये भी क्या है मेरे? ये डेज हैं। ये वो डेज हैं जो कि सारे एम्प्लॉइज का अगर मैं टोटल करूं तो सारे एम्प्लॉइज इतने दिन कंपनी में आते हैं इन द एंटायर ईयर। और ये क्या है? ये वो बेनिफिट है जिसका एम्प्लॉइज को, ये वो डेज हैं जिसका बेनिफिट एम्प्लॉइज को मिल रहा होगा। मेरा टोटल पेरोल कितना है? टोटल पेरोल कितना है मेरा? 800 मिलियन। क्या अब इन सारे नंबर्स को यूज करके मैं अक्रूवल की अमाउंट कैलकुलेट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। सर मेरा अक्रूवल कितना होगा? 16.16। कैसे हमने कैलकुलेट किया? सर मैंने 800 को डिवाइड किया 336,000 से, क्योंकि ये 800 रिप्रेजेंट करता था टोटल पेरोल जो एम्प्लॉइज को दिया पे की गई थी फॉर दीज मैनी डेज। और इसको मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? 6790 से। कितनी अमाउंट आ रही है? 16.167 मिलियन। ये वो अमाउंट है जिसका मुझे अक्रूवल बुक करना चाहिए विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड दिस रिप्रेजेंट्स द बेनिफिट्स टू विच एम्प्लॉइज आर इंटाइटल्ड। सही है। हम पहले क्वेश्चन में या पार्ट 3 में, जो इसका पार्ट 3 है, इशू 3 है, हम लोग उसमें ये सारी बातें कर रहे होंगे। क्या मैं यहाँ पे मटीरियलिटी डिस्कस करूंगा? मैं मटीरियलिटी डिस्कस नहीं करूंगा इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे फाइनेंशियल कंट्रोलर हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस के पर्सपेक्टिव से मटीरियलिटी इज नॉट रेलिवेंट फॉर अस। अब हम लोग अगर 4th इशू को देखें
फोर्थ इशू में हमें क्या बताया गया है? फोर्थ इशू में हमें 2 पेंशन स्कीम्स के बारे में बताया गया है। 5 मिनट है आप लोगों के पास, जल्दी से इसको जरा देख लें, बुलेट पॉइंट्स बनाएं एंड देन वी विल डिस्कस। ये पार्ट रिलेटिवली आसान था। चलें जी, अब यहां पे देखें, अगर मैं पार्ट 4 में देखूं, पार्ट 4 में मुझे 2 स्कीम्स के बारे में बताया गया है, नेमली EAF 2008 एंड 2015। 2008 की अगर मैं बात करूं तो एग्जामिनर ने एक जुमला लिखा हुआ है दैट EAF हैज टू पे पेंशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस एंड फाइनल सैलरी। पेंशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? बेनिफिट दे रहे होते हैं हम लोग। एम्प्लॉय जब तक जिंदा रहेगा उसे पैसे देंगे, मीनिंग दैट द एम्प्लॉयर कैन नॉट एंटिसिपेट कि आखिर कितने साल तक इसको पैसे देने होंगे, एंड एक लमसम पेमेंट नहीं दी जा रही। अकॉर्डिंगली ये हमारे लिए क्या है? डिफाइंड बेनिफिट प्लान है, और इसकी डिफाइंड बेनिफिट प्लान वाली हम लोग अकाउंटिंग करेंगे। अभी हम लोग जो फोकस कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं? सिर्फ 2008 पे कर रहे हैं हम लोग, 2015 पे नहीं कर रहे। 2008 से रिलेटेड मुझे कुछ अमाउंट्स दी गई हैं। इफ वी लुक एट द थर्ड पैराग्राफ, हमें ये बताया गया है द ओपनिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन इज 900, और प्लान एसेट्स की जो वैल्यू है वो कितनी है? वो है 800। यहां पे मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी आ रही है कितने की? 100 मिलियन की। मुझे नंबर्स कैलकुलेट करवाएंगे। इंटरेस्ट जो है वो कितनी परसेंटेज पे कैलकुलेट होगा? 10 पे करूं, 11 पे करूं? 10 पे क्यों करूंगा? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि सर ये ओपनिंग रेट है। जब हम लोग प्रेजेंटेशन डिस्कस कर रहे थे आपने एक बात बताई थी कि हम लोग हमेशा ओपनिंग रेट लेंगे, बिकॉज दिस इज द रेट विच इज एप्लीकेबल फॉर द एंटायर ईयर। जो क्लोजिंग रेट दिया हुआ है वो तो लास्ट डेट पे आया है, उस दिन पे वो अप्लाई हो रहा है, एंड अकॉर्डिंगली इट इज नॉट रेलेवेंट फॉर अस। कितना इंटरेस्ट होगा यहाँ पे? 90, और यहां पे 80 का, यहां पे 10। करंट सर्विस कॉस्ट मुझे दी गई है, कितनी है करंट सर्विस कॉस्ट? 80। यहां पे कोई इंपैक्ट आएगा करंट सर्विस कॉस्ट? नहीं आएगा। कॉन्ट्रीब्यूशंस, अब कंट्रीब्यूशन के बारे में देखो तो मैं क्या कहा गया है 4th पैराग्राफ में, जस्ट बिलो द टेबल आपको क्या कहा गया है? आई हैव रिकॉर्डेड द कॉन्ट्रीब्यूशंस टू 2008 स्कीम ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 160 मिलियन एज एन एक्सपेंस इन P&L। क्या ये ट्रीटमेंट सही है? ये ट्रीटमेंट सही नहीं है, मैं ये बात साइड पे लिख रहा हूं। ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस 2008 इज इनकरेक्ट। अभी हम इसको पार्क कर रहे हैं, पहले हम लोग अपनी कैलकुलेशन बना लेते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशंस का क्या ट्रीटमेंट होगा यहां पे? एडिशन टू प्लान एसेट्स 120। कितनी है कॉन्ट्रीब्यूशंस? 160। यहां पे कोई इंपैक्ट आएगा इसका? यहां पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। बेनिफिट पे किए कुछ इस साल में? कितने बेनिफिट्स पे किए? 120 के। 120 यहां से भी लेस कर दूंगा और 120 यहां से भी लेस कर दूंगा। यहां पे ये -160 और यहां पे 0। शिफ्ट फ्रॉम वन प्लान टू एन अदर दिया हुआ है हमें इसके बारे में कुछ। कितने एम्प्लॉइज शिफ्ट हुए? 20 मिलियन की पेमेंट हम लोगों ने की है। 20 मिलियन की पेमेंट हम लोगों ने की है, तो यहां पे -20। सेटलमेंट कितने की हुई है? लायबिलिटी कितने की सेटल हुई है? नहीं, लास्ट लाइन देखे 4th पैराग्राफ की। एंड द एक्चुअली कैलकुलेटेड दैट द करस्पॉन्डिंग रिडक्शन इन लायबिलिटी इज 11 मिलियन। 11 मिलियन। क्लोजिंग हमें कितना दिया हुआ है? 890 किसका है क्लोजिंग हमें? डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का 890 है, और 940 इज फॉर प्लान्ड एसेट्स। यहां पे हमारे पास 50। रीमेजरमेंट की अमाउंट जरा कैलकुलेट करें। कितनी आ रही है? 40 मिलियन नेगेटिव।
नेगेटिव आएगा, चेक करो जरा। पॉजिटिव है, 900 बन रहा है। और यहाँ पे ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव ही आ रहा है। और यहाँ पे हमारे पास नेट चेक करो, नेगेटिव में 89 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये माइनस हुआ है, नेगेटिव 89 आ गया। अब हम लोगों ने एक बात की थी कि अगर हम लोग इसकी अकाउंटिंग एंट्री की बात करें तो अकाउंटिंग एंट्री इसकी क्या बननी चाहिए। दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होनी चाहिए। ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है, ऐसा ही है। ये तीनों मेरे लिए एक्सपेंस है। टोटल एक्सपेंस मेरा कितना आ रहा है 99 का। मैं यहां पे सिर्फ एक्सपेंस लिख रहा हूं। एक्सपेंस हो गया मेरा डेबिट 99 मिलियन से। उसके बाद मेरे पास क्या है, कंट्रीब्यूशन। बैंक से क्रेडिट करूंगा इसको, उसके अलावा ओसीआई। ओसीआई को, ओसीआई में मुझे गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है। हमारा ऑब्लिगेशन जो है वो क्या हो रहा है, ऑब्लिगेशन हमारा कम हो रहा है इसकी वजह से। ये मुझे क्या हुआ है, गेन हुआ है। ओसीआई को मैंने क्रेडिट कर दिया 89 से। कितना डिफरेंस आ रहा है। ये एंट्री जो है कितने से आउट हो रही है, 150 से आउट हो रही है ये एंट्री। लेकिन यहां पे तो मेरी नॉन करंट लायबिलिटी जो है वो 50 से रिड्यूस हो रही है। मतलब हम लोगों ने कुछ ना कुछ गलत किया है। देखें इसको, सोचे जरा इस पे। 160 ये रहा। कोशिश करें इसकी अकाउंटिंग एंट्री बनाने की। सोचे सोचे हैं क्या गलती हुई है। अकाउंटिंग एंट्रीज के तो आप जीते हैं। जब तक आप इसकी अकाउंटिंग एंट्री सोचे, हम लोग एक स्टेप आगे चलते हैं। एंट्री आपके जहन में चलती रहनी चाहिए कि एंट्री आखिर क्या होगी। अगर मैं ईएएफ 2015 की बात करूं तो ईएएफ 2015 में क्या होगा। सर ये एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है। क्यों ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है, क्योंकि यहां पे हम लोग एक लंप सम पेमेंट दे रहे हैं बस। यहां पे हम लोग सिर्फ एक लंप सम पेमेंट दे रहे हैं, इस वजह से ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है। अकॉर्डिंगली कंपनी को क्या करना होगा, कंपनी को एक्सपेंस बुक करना होगा। और अगर आपने कंट्रीब्यूशन एज एट द ईयर एंड नहीं पे की, अगर पे नहीं की तो हम क्या करेंगे, हम लोग लायबिलिटी बुक करेंगे। इस केस में क्या हुआ है, इस केस में क्या हुआ है, एक्सपेंस बुक हो गया है। कंट्रीब्यूशन की अमाउंट कितनी है 26 मिलियन। कंट्रीब्यूशन था 26 मिलियन का। क्या ये पे हो गया, पेड लिखा हुआ है, पे हो गए, कंट्रीब्यूटेड लिखा हुआ है, विच मीन्स दैट दिस हैज बीन पेड। यस, तो क्या होना चाहिए था, इसका एक्सपेंस बुक होना चाहिए था। क्या एक्सपेंस बुक हुआ है, यस एक्सपेंस बुक हुआ है, मतलब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेक्ट है। इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में
अब मैं इसका आंसर किस तरह से लिखूंगा? अब मैं इसका आंसर किस तरह से लिखूंगा मुझे बताओ। मैं इस आंसर में ये मेंशन करूंगा सबसे पहले कि EAF 2008 डिफाइंड बेनिफिट प्लान किस तरह से है, सबसे पहले मुझे ये बात बतानी है। उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि डिफाइंड बेनिफिट प्लान की अकाउंटिंग क्या होती है। मैं ये बताऊंगा कि डिफाइंड बेनिफिट प्लान की अकाउंटिंग क्या होती है। एक मर्तबा मैंने ये बात बता दी, फिर मुझे ये बताना है कि EAF के बेनिफिट की कैलकुलेशन किस तरह से होगी, और कैलकुलेशन में मैं ये सारी कैलकुलेशन शो कर दूंगा। इस कैलकुलेशन के ऊपर डिस्कशन करते हुए मैं ये इस बात का जिक्र करूंगा कि जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जो कंट्रीब्यूशन है 160 मिलियन का, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज इनकरेक्ट। मैंने ये बात बता दी। फिर मेरे पास यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे देखो ये क्या है, मेरे पास सरप्लस है, सही है, ये मेरे पास सरप्लस आ रहा है। सरप्लस में कौन सा कॉन्सेप्ट था? एसेट सीलिंग का कॉन्सेप्ट। मैं यहां पे कहूंगा देखो ये जो 50 मिलियन है ये सरप्लस है, और क्योंकि ये सरप्लस है मेरा, मुझे क्या करना होगा, मुझे एसेट सीलिंग वाला टेस्ट करना होगा। मैं ये बात यहां पे डिस्कस करूंगा। एसेट सीलिंग वाला टेस्ट की मैंने बात कर ली, फिर मैं यहां पे अपने इस पार्ट को क्लोज कर दूंगा एंड देन आई विल कम टू EAF में मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान की बात करने के बाद मैं डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान की अकाउंटिंग बताऊंगा। अकाउंटिंग के ऊपर डिस्कशन करने के बाद मैं इसकी कैलकुलेशन शो कर दूंगा। इस तरह से मुझे अपना आंसर लिखना था, इन लाइंस पे मुझे ये अपना आंसर लिखना था। जब मैं अपनी कैलकुलेशंस कर रहा हूं, एक बात याद रखना कि जो इसने करेक्ट ट्रीटमेंट किया है उसको अप्रेज जरूर करना। ये बात मेंशन करना कि जो जूनियर है उसने ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ठीक किया है, इसका ये एक्सपेंस आउट करना ठीक था, सच दैट कि एग्जामिनर कुड अंडरस्टैंड कि हाँ यार बच्चे ने सवाल पढ़ा है और इसको ये सवाल समझ में आया था। एंड ही इज अकॉर्डिंगली अप्रिशिएटिंग द फैक्ट कि जूनियर ने सही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया। इन लाइंस में हमें अपना आंसर लिखना था। कॉपी करें। आगे समझ में क्या एंट्री में गलती थी? एग्जैक्टली, वेरी नाइस, सही है सर। हमारे पास ये क्या थी? ये हमारे पास थी लायबिलिटी, और सर ये हमारे पास है एसेट। जब मैंने एसेट का लफ्ज कहा होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि सर क्या और आ गया था उससे पहले समझ में। वेरी नाइस। तो सर ये जो था ये मेरा एसेट था, यहाँ पे ये साइन आना चाहिए था क्योंकि ये नंबर बड़ा था। अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 150 को डेबिट करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी। सही है, और अकॉर्डिंगली ये मेरी एंट्री बन गई। इसमें इस कमेंट को भी यूज कर सकते हैं कि the directors have mentioned that they are expecting to make reduced contribution to the scheme in next few years. क्या implication होगी उसकी on the accounting treatment specially? अगर हम एसेट सीलिंग टेस्ट इसको लिंक करेंगे, हाँ, उससे तुम लिंक कर सकते हो कि डायरेक्टर्स का ये जो कमेंट है ये इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे सरप्लस बिल्डअप हो गया और डायरेक्टर्स इसके एसेट सीलिंग पे लाने के लिए उनका ये प्लान है, यहाँ से तुम इसको कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसकी कोई implication नहीं होगी। So now we are looking at next question, which is winter 2018. Winter 2018 और winter 2018 का question number 1. Winter 2018 पे हम लोग आ रहे हैं।
ओके जी, सो दिस इज विंटर 2018। विंटर 2018 के अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो एग्जामिनर यहां पे हमें कह रहा है टू असिस्ट विथ द प्लानिंग, review the information provided in appendices 1, 2, 3 and 4 with regards to each of the issues identified by you during the review. Evaluate the key audit risks pertaining to the audit of TAH and where relevant for the individual companies for the year ended 30th of November 2018. Explain, इस requirement को हम लोग देख रहे हैं, explain any financial reporting issues and where relevant prepare calculations to aid this explanation. Ensure you are specific about the impact on the group and individual companies. और उसके बाद ये दिया हुआ है that we explain the impact of the issues on audit approach. Audit procedures are not required. Already ये बात हम लोग discuss कर चुके हैं that there is a difference between audit approach and audit procedures which we have to bear in our mind. Question का background read करें. You are Diva Chand and work as audit senior for Habiba and Company, a firm of chartered accountants. The audit manager Umar Kazim is beginning to plan the audit of TA Healthcare Group for the year ended 30th of November 2018. You have been assigned to work on the audit of TAH. Umar has explained that the group has expanded significantly this year and this will impact on the audit approach and risk assessment of TAH. Umar has provided you with the draft consolidated financial statements for the year ended 30th of November 2018, which is your year end, in Appendix 1, and details of the changes in the group structure in Appendix 2. Some of the key financial information has been provided in Appendix 3, whereas Appendix 4 contains details of some specific transactions. The audit partner Ibrahim Khan received an email in Appendix 5 from Suraya Zafar, the finance director of TAH. Ibrahim Khan requires a response to this email and Umar would like you to prepare a draft response for his review. Appendix 1 अगर मैं देखूं तो मेरे पास draft consolidated financial statements हैं. Then if you look at Appendix 2 तो हमारे पास group structure है जिसमें लाहौर मेडिकल एंड चिन्योट हेल्थ केयर और इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है. And then we have this particular appendix. Appendix 4. Appendix 4 को अगर मैं देखूं तो Appendix 4 में पेंशन से रिलेटेड कुछ बातें की गई हैं. ये रिक्वायरमेंट हमारे लिए रेलेवेंट है. क्या कहा एग्जामिनर ने? एग्जामिनर हमें कह रहा है that TAH operates a defined benefit pension plan. तो एग्जामिनर ने हमें ये बता दिया कि देखो मैं तुम्हारी जिंदगी मुश्किल नहीं कर रहा, दिस इज अ डिफाइंड बेनिफिट प्लान, तो तुम्हें डिफाइंड बेनिफिट प्लान वाली अकाउंटिंग बतानी है. एंड द ब्रेकअप ऑफ रीमेजरमेंट गेन फॉर द ईयर इज एज फॉलोज. रीमेजरमेंट गेन ऑन फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स 350 million, लॉस ऑन ट्रांसफर टू डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम 397, रीमेजरमेंट गेन ऑन प्लान ऑब्लिगेशन 944, तीनों का नेट बन रहा है 897 million. During the year, TAH offered some members the opportunity to transfer to a defined contribution scheme, and they were offered a significant payment to entice them to transfer. Moreover, TAH was dissatisfied with the work of the previous actuary and has appointed a new actuary during the year. Appendix 4 में हमें ये बात बताई गई है. तो कीपिंग इन व्यू दिस रिक्वायरमेंट्स एंड अपेंडिक्स 1, 2 एंड 3 जो हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, आपको इस पर्टिकुलर पार्ट को आंसर करना है. हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस बतानी है और हमें ऑडिट अप्रोच पे जो इम्पैक्ट होगा उसको स्पेसिफाई और एक्सप्लेन करना है. आपके पास 10 मिनट है. आंसर्स को जॉट डाउन करें, बुलेट पॉइंट्स बनाएं और उसके बाद हम लोग डीब्रीफ करेंगे. So if we look at this particular question, तो एग्जामिनर ने मुझे इस क्वेश्चन में क्या बता दिया कि ये एक डिफाइंड बेनिफिट प्लान है, तो मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है. डिफाइंड बेनिफिट प्लान में एग्जामिनर ने मुझे 3 चीजें बताई हैं. एक इज रीमेजरमेंट, सेकंड इज सेटलमेंट एंड थर्ड इज वंस अगेन रीमेजरमेंट. फर्स्ट जो एग्जामिनर ने मुझे रीमेजरमेंट बताई है वो किस पे है? प्लान एसेट्स के ऊपर. सेकंड रीमेजरमेंट में जो एग्जामिनर ने मुझे बताई है वो है ऑन डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन.
और ये है, ये तो सेटलमेंट है। रीमेजरमेंट की अमाउंट यहां पे कितनी है? 350 मिलियन, और यहां पे कितनी अमाउंट? 944, और यहां पे नेगेटिव 397। तीनों का नेट कितना बन रहा है? 897। और ये 897 कहां पे रिकॉग्नाइज हुआ हुआ है? ओसीआई में रिकॉग्नाइज हुआ हुआ है। इसका रिकॉग्नाइज होना, इस पार्ट का ओसीआई में रिकॉग्नाइज होना, क्या ये ठीक है? यस सर, इसका रिकॉग्नाइज होना बिल्कुल ठीक है। इसका ओसीआई में रिकॉग्नाइज होना ठीक है सर, इसका भी रिकॉग्नाइज होना ठीक है। इसका ओसीआई में रिकॉग्नाइज होना ठीक है? नहीं सर, इसका रिकॉग्नाइज होना ठीक नहीं है। ये कहां पे रिकॉग्नाइज होना चाहिए था? पीएनएल में रिकॉग्नाइज होना चाहिए था। ये पीएनएल से एक्सपेंस आउट हो जाना चाहिए था। मैं अपने आंसर में यही बात देखूंगा। हम लोग अपने आंसर में कौन कौन सी बातें लिखेंगे? सर मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि दिस इज अ डिफाइंड बेनिफिट प्लान, और मैं इसकी अकाउंटिंग बताऊंगा। उस अकाउंटिंग को मैं कंपेयर करूंगा विद द अकाउंटिंग विच एग्जामिनर हैज टोल्ड मी, जो कि कंपनी ने की है, और मैं क्रिटिसाइज करूंगा दैट 397 million have been expensed out. इनको क्या होना चाहिए? Have been recognized in OCI. हालांकि इनको क्या होना चाहिए था? Expense out through P&L. और कुछ मैं लिखूंगा? सर मैं एक और बात लिखूंगा। एग्जामिनर ने मुझे कहा है कि मटीरियलिटी कैलकुलेट करके बताओ। मैं मटीरियलिटी कैलकुलेट करूंगा इंडिविजुअल कंपनी के पर्सपेक्टिव से भी और ग्रुप के पर्सपेक्टिव से भी। मटीरियलिटी में किस नंबर की बेसिस पे कैलकुलेट करूंगा? 897 की बेसिस पे या फिर 397 की बेसिस पे? इशू कहां से रिलेट करता है? सर इशू यहां पे है, प्रॉब्लम यहां पे है, क्योंकि इशू यहां पे है, मटीरियलिटी इसी की बेसिस पे कैलकुलेट होगी। ये बात हम लोग हमेशा याद रखेंगे। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी एक बात बताई थी कि देखो, जब तुम मटीरियलिटी कैलकुलेट कर रहे हो, तुम्हें दो चीजें देखनी है। तुम्हें यह देखना है मटीरियलिटी की कैलकुलेशन करते हुए कि तुम्हारे पास अकाउंट बैलेंस अवेलेबल है, या तुम्हारे पास जो इशू है, जो प्रॉब्लमैटिक एरिया है, उसकी अमाउंट अवेलेबल है। अगर तुम्हारे पास अकाउंट बैलेंस, सिर्फ तुम्हारे पास अकाउंट बैलेंस है, अकाउंट बैलेंस की बेसिस पे मटीरियलिटी कैलकुलेट करो। अगर तुम्हारे पास अकाउंट बैलेंस नहीं है, सिर्फ इशू जो है उसकी अमाउंट अवेलेबल है, तुम उसकी बेसिस पे मटीरियलिटी करो। लेकिन अगर तुम्हारे पास दोनों अवेलेबल हैं, जिस तरह ये सिनेरियो है, इस केस में प्रायोरिटी किसको दोगे? इशू को दोगे। इसको हमेशा प्रायोरिटी दोगे, और मटीरियलिटी वुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट इन क्वेश्चन, जो कि डिस्प्यूटेड मैटर है, उससे रिलेटेड अमाउंट से आप मटीरियलिटी कैलकुलेट करेंगे। ये तो बात हो गई। हम लोगों ने यहाँ पे रोमन 2 को हम लोगों ने देख लिया और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन डिस्कस कर ली। नाउ व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑन ऑडिट अप्रोच? सर मेरी ऑडिट अप्रोच पे किस तरह से इसका इंपैक्ट आएगा? जब मैं ऑडिट अप्रोच के बारे में लिख रहा हूंगा तो मैं लिखूंगा अवर ऑडिट अप्रोच should focus on reviewing calculations related to defined benefit plan। एक बात मैं ये लिखूंगा, और साथ साथ मैं ये बताऊंगा कि we should assess and understand why actuary has been changed। देखो यहां पे, ये देखो यहां पे लास्ट एक्चुअरी
ये जो नया एक्चुअली आया है इसने इतनी बड़ी रीमेजरमेंट्स की अमाउंट बताई है, विच इज शोइंग कि मेरा पुराना एक्चुअली जो था वो शायद सही काम नहीं कर रहा था। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो पुराना एक्चुअली जो था वो कॉम्पिटेंट नहीं था, या तो एक रीजन ये हो सकता है, या दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपका जो न्यू एक्चुअली है वो बायस्ड है या इंडिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि अगर ये एक्चुअली इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ये क्या करेगा, ये लायबिलिटी के अमाउंट्स को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही हैज बीन ट्राइंग टू डू बाय थ्रू रिड्यूसिंग या थ्रू बाय रिकॉग्नाइजिंग रीमेजरमेंट गेन्स। ये रीजंस हो सकते हैं। अकॉर्डिंगली हम लोग यहां पे ये बात लिखेंगे कि आखिर क्यों चेंज हुआ, समझेंगे कि आखिर क्यों चेंज हुआ है, और हम लोग ये समझेंगे why material amounts of remeasurement। मैं ये बात देखूंगा, और मैं ये देखूंगा my audit approach would focus on evaluating independence of actuary, of new actuary, और मैं ये असेस करूंगा कि कहीं मुझे ऑडिटर एक्सपर्ट, कहीं मुझे अपना एक्चुअली एंगेज करने की तो जरूरत नहीं। मैं ये सारी चीजें देख रहा हूंगा, एंड दिस इज हाउ माय ऑडिट अप्रोच वुड इवॉल्व बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू और द सिनेरियो व्हिच हैज बीन गिवन बाय द एग्जामिनर। कॉपी करने जल्दी से आंसर। अब व्हाट हैव वी डन, हम लोगों ने अपनी आज की क्लास में ये दो क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब दो क्वेश्चंस ये जो रह गए हमारे पास, समर 2019 एंड विंटर 2019, ये आप लोग खुद करेंगे। दीज आर योर होमवर्क क्वेश्चंस। आप ये क्वेश्चंस खुद करेंगे, आसान क्वेश्चंस हैं, दे आर रिलेटिवली इजी इन कंपैरिजन टू विंटर 2017 एंड विंटर 2018 क्वेश्चन। आप इनको आराम से कर सकते हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर इनको सॉल्व करते हुए हमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इशू आता है हमें, तो हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में भी उसको डिस्कस कर सकते हैं इफ ऑल ऑफ यू हैव सॉल्व्ड इट बाय देन। और अगर किसी को इंडिविजुअली प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे ग्रुप पे पूछ सकता है। On this note, we conclude our session for today. Next session में जब हमारी मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह we will be discussing IAS 40 investment property. Once again एक अच्छा स्टैंडर्ड, एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो कि एग्जामिनर टेस्ट करता है एग्जाम में। We are going to quickly revise IAS 40 and then we are going to look at past papers and solve them together. तो इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी in our next session. Till then, take care of yourselves and your families. Allah Hafiz. Let's meet in our next session.